नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। चलो आज हो गया 10 अप्रैल, फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। कर्नाटका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी मुश्किलें, बुरे फंस गए हैं। आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां, चुनाव आयोग क्या करेगी कार्रवाई, कांग्रेस ने की शिकायत, कहा चुनाव आयोग दर्ज करे एफआईआर और मोदी की रैली पे लगाए रोक। आचार संहिता कैसे उल्लंघन किया है मोदी ने, बताएंगे इसके बारे में। इस बीच दूसरी बड़ी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों, कर्नाटका चुनाव से ठीक पहले कल एक बार फिर से दिल्ली में मल्लिका अर्जुन खड़गे के घर बाहर बैठक अंदर राहुल गांधी भी रहे साथ। 10 बड़े बिंदुओं पर हुई है चर्चा, उसी के जरिए मोदी सरकार को घेरने की तैयारी, बताएंगे कैसे मोदी सरकार फंस रही राहुल के जाल में। इस बीच तीसरी बड़ी खबर निकल के आई है। बढ़ रही मुसीबतों के बीच कपिल सिब्बल ने विपक्ष को दी नसीहत, कहा केंद्र में कांग्रेस को रखें, फिर बीजेपी से मुकाबला होगा आसान, बताई पूरी रणनीति चुनाव जीतने की। चौथी बड़ी खबर बताएंगे, विपक्ष ने फिर से घेरा सीबीआई को, संकट में मोदी सरकार और उनकी सीबीआई, विपक्ष ने खोला मोर्चा। वहीं अगली खबर बताएंगे जहां बिग ब्रेकिंग, एनसीईआरटी की किताबों को लेकर इतिहासकारों ने खोल दिया मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा यह सरकार पक्षपातपूर्ण विभाजनकारी एजेंडे को पूरी तरीके से लागू कर रही है, बताएंगे आखिर क्यों। इस बीच कांग्रेस पार्टी, बीजेपी का बुरा हाल, हार के कगार पे है भाजपा, इसलिए मोदी बार बार कर रहे हैं राज्य का दौरा, बताएंगे कर्नाटका चुनाव पहुंचते ही मोदी कैसे फंस चुके हैं। फोटो जीबी प्रधानमंत्री 1 घंटे में कैसे 2 बार बदल दिए हैं अपने अंगवस्त्र, वो भी बताएंगे। तो एक एक करके विस्तार से, जहां सड़कों पर नहीं उतरे तो 5-7 सालों में मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। जहर उगलने वाले इस महात्मा पर दर्ज हुआ एफआईआर, बताएंगे। इस बीच रामनवमी पर भड़काऊ भाषण देने वाली काजल राघवानी के पुलिस ने घसीटा, वो भी बताएंगे। और इस बीच ईरान में, मुस्लिम देश ईरान में महिलाओं को क्यों रखी जा रही नजर, बताएंगे। हिजाब को लेकर सब कुछ खबरें जहां, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई, क्या चुनाव आयोग करेगा प्रधानमंत्री मोदी पे कार्रवाई, उड़ाई है आचार संहिता की धज्जियां, कर्नाटका पहुंचे मोदी, बुरे फंस गए हैं, सिद्धरमैया ने उठाया सवाल। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटका दौरे पर सवाल खड़े कर दिए और इसे आचार संहिता से जोड़कर देखा और कहा है कि सीधा सीधा उन्होंने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं। दरअसल कर्नाटका में 10 मई को जो है विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन इससे ठीक पहले 9 तारीख को पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आचार संहिता का जिक्र करते हुए कर्नाटका विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में कार्यक्रम के दौरान चुनाव आयोग ने क्या इजाज़त दे दी थी। आखिर चुनाव आयोग ने अगर इजाज़त दी थी तो किस कानून के तहत दी थी, क्योंकि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अब चुनाव आचार संहिता वहाँ पर लग चुका है और इस तरीके से प्रचार नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर चुनाव आयोग ने नहीं दिया है मोदी को इस तरीके का दौरा करना का, तो सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है, तो तत्काल इस पर केस दर्ज होना चाहिए और मोदी के भाषणबाजी पर रोक लगाई जानी चाहिए। कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला, कहा है कि मोदी जी अब आप पहुंच चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर पर, तो कृपया करके इस प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल हो चुके हैं, अब इसे अडानी को मत बेच देना। उन्होंने कहा है कि आप अडानी को बेचने वहां पहुंचे हैं। जयराम रमेश ने लिखा कि पीएम बांदीपुरा में 50 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट लेंगे, खूब तमाशा करेंगे, 4-5 कपड़े बदलेंगे, जबकि पर्यावरण, जंगल और वन्य जीवों वन्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानून ध्वस्त करेंगे, जड़ जंगल जमीन अडानी को बेच देंगे। इस तरीके से कांग्रेस ने हमला बोला है। अगली एक और अपडेट, कल एक बार फिर से दिल्ली में विपक्ष की बड़ी बैठक, कर्नाटका चुनाव के मद्देनजर लिया गया बड़ा फैसला। 10 एजेंडे पे हुई बातचीत, 10 एजेंडे के जरिए कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की तैयारी। दरअसल कल एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के पर बड़ी बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक के बीच बड़ा ऐलान हो गया है। इस बीच आपको बता दें, कर्नाटका चुनाव में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 एजेंडे पे बातचीत की है, जिनमें मोदी सरकार को परास्त करने की पूरी तैयारी की गई है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के सफाए और जातीय समीकरण को साधकर वोटों को किस तरीके से एकजुट किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। अगली एक और अपडेट, कपिल सिब्बल ने विपक्ष को दिखाया आईना, कहा केंद्र सरकार कांग्रेस को केंद्र में रख, बीजेपी से मुकाबला होगा आसान, बताई पूरी रणनीति। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस को रखना होगा और कांग्रेस के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना होगा। उन्होंने रीजनल पार्टियों से कहा है कि किसी भी कीमत पे थर्ड फ्रंट ठीक नहीं होगा, रीजनल पार्टियों को कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहिए, वरना 2024 के बाद हाथ मिलाने लायक नहीं रहेंगे, उनकी जिंदगी जेलों में कटेगी और पार्टी की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस को भी थोड़ा समझकर और विपक्ष को एकजुट लेकर चलना होगा, लेकिन केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी को ही होना होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष एकजुट हो, क्षेत्रीय पार्टियां अपने
पर्सनल लाभ को छोड़ करके देश के लिए एकजुट हो। अगली एक और अपडेट, मोदी सरकार संकट में, विपक्ष सीबीआई के खिलाफ हुआ एकजुट, 9 राज्यों ने वापस ली सहमति, अब समिति ने बनाए नए कानून के सुझाव। मोदी सरकार में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की छवि के साथ अब अधिकारी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना, मेघालय समेत 9 राज्यों द्वारा चुनिंदा अपराधों की जांच के लिए एजेंसियों से आम सहमति वापस लेने से पैदा हुए इस संकट को देखते हुए संसदीय समिति ने सीबीआई के अधिकार और काम के लिए नए सिरे से कानून बनाने का सुझाव दिया है। ये देखना होगा कि सीबीआई इन चुनौतियों का किस प्रकार से सामना करती है और प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है फिर नहीं। लेकिन आपको बता दें, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल ने सीबीआई को दी गई अहम सहमति को वापस ले ली और गैर बीजेपी शासित राज्यों ने सीबीआई विपक्षी नेताओं को चुनकर निशाना बनाने को लेकर इस पर ये बातें कहीं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां आपको बता दें, इतिहासकारों ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा एनसीईआरटी किताबों के चैप्टर में हटाना यह विभाजनकारी और पक्षपातपूर्ण एजेंडे को दर्शाता है। दरअसल आपको बता दें, रोमिला थापा, जयंती घोष, मृदुला मुखर्जी, अपूर्णानंद, इरफान हबीबा, उपिंदर सिंह और शिक्षाविदों और इतिहासकारों ने एनसीईआरटी की आलोचना की। आपको बता दें, इतिहासकारों ने कहा है कि स्कूल के पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों की घटना विभाजनकारी और पक्षपातपूर्ण कदम है। इतिहासकारों ने इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने हाल ही में इतिहास की किताबों में कुछ अंशों को हटा दिया है, खास करके 12वीं की बात करें। और आपको बता दें, 12वीं की कक्षा के पाठ्यक्रम मुगलों और 11वीं की कक्षा की किताब में उपनिवेशवाद से संबंधित कुछ अंश हटाए गए थे। इसी को लेकर इतिहासकारों ने इसे पक्षपातपूर्ण विभाजनकारी एजेंडे को लागू करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे सुप्रीम कोर्ट ने की सुप्रीम सख्ती, एक बार फिर से लगाई सरकारों को लताड़। दरअसल पिछले 15 दिनों में अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त 2 फैसले लिए हैं। कल एक बार फिर से फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो है वो केरला के एक चैनल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। ताज़ा मामला केरला से चलने वाले चैनल 1 से जुड़ा है। मलयाली न्यूज़ चैनल पर बैन लगा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह बैन हटाया। इस बैन को हटाना प्रेस की स्वतंत्रता के लिहाज से बेहद ही अहम माना गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार की आलोचना से जुड़ी खबर चलाना या सरकार की आलोचना करना देश विरोध नहीं होता है। और यह भी कहा गया है कि इससे क्रिटिकल कवरेज के देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर किसी मीडिया संस्थान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आगे ये भी कहा गया है कि किसी तरीके से किसी मीडिया चैनल के सिक्योरिटी क्लियरेंस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। मीडिया अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। ओपिनियंस रखने की स्वतंत्रता को देश की सुरक्षा के नाम पर रोकने से अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस तरीके से सरकारों को मीडिया से छेड़खानी करके बचना होगा, वरना कोई भी सरकार आएगी मीडिया को निशाना अपने सुविधा अनुसार बनाएगी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, दंगा भड़काना पड़ गया भारी, संत साधु महात्मा के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर, सड़कों पे कहा 5-7 सालों में मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अब लो, मोदी सरकार देश में है, लेकिन अंधभक्तों के द्वारा लगातार देश में दंगा भड़काने की भरपूर कुंठित प्रयास किया जा रहा है। ताज़ा मामला दिल्ली से, देश की राजधानी से निकल के आया है, जहां वरिष्ठ बीजेपी नेता बताने वाले शख्स जय भगवान गोयल ने विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की है। दिल्ली पुलिस ने जय भगवान गोयल के लखनऊ भड़काऊ बयान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल उत्तरी पूर्वी दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने हिंदू राष्ट्र के लिए एक पंचायत का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में गोयल ने विवादित टिप्पणी की और उन्होंने कहा है, किसी भी मुस्लिम नेता ने पीएफआई की निंदा नहीं की, क्योंकि सभी मुसलमान एक जैसे हैं। अगर अपने हाथों में त्रिशूल लेकर सड़कों पर नहीं उतरे तो 5-7 सालों में भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान भी किया, सभी से हिंदू राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखने को कहा। उनके कार्यक्रम में इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष राम अवतार गुप्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जाटूरिया भी मौजूद, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज हो गया है और पुलिस तगड़ा एक्शन लेगी। अगली एक अपडेट, रामनवमी भड़काऊ भाषण देने वाली काजल हिंदुस्तानी गिरफ्तार, हेट स्पीच के बाद उन्नाव में हुए थे सांप्रदायिक दंगे। दोस्तों, दरअसल भड़काऊ भाषण मामले में राइट विंग कार्यकर्ता काजल हिंदुस्तानी ने सरेंडर कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें, आरोप है कि रामनवमी के अवसर पर काजल के भाषण से कथित तौर पर 1 अप्रैल को ऊना में एक सांप्रदायिक संघर्ष हुआ। पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पिछले कुछ दिनों से वो भगोड़े थी। रविवार को बेरापुर पुलिस थाने में काजल ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। काजल हिंदुस्तानी खुद को राष्ट्रवादी महिला बताती हैं। सोशल मीडिया पर उनके 92,000 से अधिक फॉलोअर हैं। कथित तौर पर 30 मार्च को रामनवमी बीएचपी द्वारा उनके आयोजित एक सभा में काजल हिंदुस्तानी ने भड़काऊ बयान दिया था। तो दोस्तों, अब इनका भी इलाज हो गया है, लेकिन बयान भी अभी भी पैदा होते रहेंगे, क्योंकि सरकार और सत्ता का सीधा संरक्षण है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, ईरान से, सिर से उतरा हिजाब तो हो जाएगा बवाल। मुस्लिम देश से ईरान में महिलाओं पर रखी जा रही है सीधी नज़र। ईरान में महिलाओं में हिजाब न पहनने का चलन बढ़ता जा रहा है। कानून को अंगूठा दिखाते हुए हाल ही में कई लोग बिना हिजाब पहने सार्वजनिक रूप से घूमते नजर आए।
ईरान के प्रशासन ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करने की पहल की। उन्होंने देश के आबादी वाले इलाकों में कैमरे लगाने के फैसले किए। ईरान के पुलिस प्रशासन ने घोषणा की है कि देश भर में आबादी वाले इलाकों में कैमरे लगाए जाएंगे। बिना हिजाब के सड़कों पर निकलने वाली महिलाओं की कैमरे की निगरानी से पहचान की जाएगी। इसके बाद प्रशासन उनकी सजा की पुष्टि करेगा। सरकार ने बताया कि जो महिलाएं सार्वजनिक रूप से बिना हिजाब के घूमती नजर आती हैं, उन्हें सबसे पहले उनके मोबाइल फोन्स पर मैसेज के जरिए आगाह किया जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किले को कैसे छुपाओगे? एनसीईआरटी की किताबों में संशोधन पर बढ़ गए फारूक अब्दुल्ला। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की किताबों में संशोधन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तगड़ा हमला बोला। अब्दुल्ला ने शनिवार को सहाराना अंदाज में कहा, वाह भाई वाह, आप पाठ्य पुस्तकों को बदल सकते हैं, मुगलों से संबंधित कुछ अंशों को हटा सकते हैं, क्या आप शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर को आप कैसे भूलेंगे? उनके द्वारा बनाए गए भारत में इन अद्भुत चीज़ों को कैसे मिटाएंगे? आप क्या ताजमहल को नहीं दिखाएंगे? आप मकबरे को नहीं दिखाएंगे? आप लाल किले को छुपा लेंगे? आप क्या क्या छुपा लेंगे? यह तो बताना होगा कि आखिर ये निर्माण किसने कराया है। आप कुतुब मीनार को छुपा लेंगे? आप कैसे ये सारी चीज़ें छुपा लेंगे? आप चंद किताबों को मिटा सकते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को हटाकर आप इतिहास के साक्ष्यों को नहीं मिटा सकते। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आखिर क्यों अपनी सरकार के खिलाफ हमलावर हुए पायलट? 11 अप्रैल को जयपुर में एक दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे अनशन। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलते हुए रविवार को कहा है कि राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार और कार्रवाई की मांग को लेकर 11 अप्रैल को जयपुर में शहीद स्मारक के एक दिन का अनशन करेंगे। पायलट ने रविवार को संवाददाताओं से कहा है कि महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती वाले दिन 11 अप्रैल को शहीद स्मारक के एक दिन का अनशन करेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव। 13 मई को आएंगे नतीजे, तारीखों का हुआ ऐलान। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी में 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 4 मई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी। इसके नतीजे 13 मई को आएंगे। दरअसल आपको बता दें, अगर बात करें महापौर, सतह महापौर और 1420 पार्षद के चुनाव ईवीएम से होंगे। नगरपालिका और नगर पंचायतों के पद पर बैलेट पेपर से मतदान होंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस लगने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, 4 मई की बात करें तो 4 मई को यूपी सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी मंडल में 4 मई को चुनाव होंगे, यानी यहाँ 4 मई को होंगे। बाकी 11 को होंगे दूसरे चरण में बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ को होंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, महंगाई को लेकर कांग्रेस फिर हमलावर, बताया मोदी खिलाएंगे अडानी वाला चूरन। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर कार्यकर्ताओं का विरोध लगातार जारी है। इसी दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती पर चर्चा कर महंगाई के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का निर्णय लिया है। रविवार को करण गार्डन में कार्यकर्ताओं ने बैठक से पहले कहा है कि उन्होंने महिलाओं कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर का स्वागत किया। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि महंगाई से हम पूरी तरीके से टूट चुके हैं और महंगाई में हालत बेहाल हो चुका है। सारी चीज़ें महंगी करके अडानी और अंबानी की संपत्तियों में इजाफा कराया जा रहा है। ऐसी महंगाई आखिर किसके काम की, जब जनता सुकून से नहीं जी पा रही है। एक और अपडेट, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का तगड़ा एक्शन उठाया, बड़ा कदम। जी हां, दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा की सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान से सपा चुनाव से ठीक पहले सपा ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार राजस्थान समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से भंग की जाती है। इसको देखते हुए आपको बता दें, अब नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में भी सक्रिय होना चाहती है समाजवादी पार्टी। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन कांग्रेस सपा आरएलडी के पक्ष में 2024 में करूंगा कैंपेन, सत्यपाल मलिक का ऐलान। दरअसल आपको बता दें, जिस बीजेपी ने सत्यपाल मलिक को बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा सहित कई राज्यों में राज्यपाल बनाया, वो मलिक अब बीजेपी केंद्र सरकार बेदखल करने के लिए 2024 में कांग्रेस, सपा और आरएलडी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों चुनाव प्रचार की तैयारी में है। उन्हें बीजेपी के कई नेता पसंद हैं, लेकिन आज भी कुछ खास बात नाराज नजर आए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 के चुनाव में सपा और आरएलडी के पक्ष में कैंपेन करूंगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं चाहूंगा कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। ऐसी तानाशाही सरकार जो जनता की ना सुने और अपनी ही चल कर करे, ऐसी तानाशाही सरकार नहीं चाहिए, चाहे क्यों ना वो मेरी ही सरकार हो। हम ऐसी सरकार को बहिष्कार करते हैं। लोकतंत्र में ऐसी सरकारों की जगह भी नहीं होनी चाहिए।